now we are going to discuss in detail that what is a data warehouse. ठीक है, basically when we talk about what is data warehouse, it is not a product. ठीक है, simple, not a product means कि ये कोई physical product नहीं है आपका. ठीक है, मतलब ना ही कोई application है ना कुछ इस तरह की चीज है. this is basically an environment. ठीक है, कि environment है. अब environment किस तरह का environment है data warehouse? This is an ideal environment for data analysis and decision support. तो it means कि data warehouse एक environment है by using which you can perform data analysis and decision supports, because your this ideal system contains a historical data. ठीक है. अच्छा, एक चीज और याद रखनी है बेटा कि आपका ये जो डिसीजन होता है या आप डाटा एनालिसिस करते हो और डिसीजन लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा, ठीक है, तो वो रियल टाइम हो सकता है क्या? आप लोगों से क्वेश्चन है कैसे या नहीं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? नो सर। देखिए बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है हमजा कि आई एम आस्किंग दैट कि आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या जो डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, क्या आप वो रियल टाइम डाटा पे कर सकते हो? नो सर। सर और मानो सेज नो, क्यों नहीं कर सर सकते हम बेटा? पास्ट के डेटा के ऊपर फ्यूचर की मतलब प्रिडिक्शन करते हैं, पास्ट का डेटा हो तो। अच्छा, ठीक है. देखिए बेटा, बेसिकली बात बिल्कुल ठीक है कि रियल टाइम डाटा पे आप ना इस तरह के डिसीजंस ले नहीं सकते, बिकॉज कि अगर मैं अभी क्विज ले लूं तो आधे से ज्यादा क्लास फेल है. मतलब दो सेक्शन आधे, मतलब तीनों में से आधे आधे बच्चे तो फेल ही हैं, क्योंकि सिर्फ 33 बच्चे आए हैं क्लास में. मीन्स कि अगर रेशो निकाला जाए तो मतलब 13 बच्चे हर, मतलब 11 बच्चे हर क्लास से हैं इस वक्त. ठीक है, वाह जबरदस्त. और आपकी स्ट्रेंथ माशाल्लाह 150 के करीब है. तो अभी अगर रिजल्ट निकाल दिया जाए रियल टाइम को डाटा में देखते हुए, मैं रिजल्ट बना दूं तो क्या होना है? मतलब हर सेक्शन में से 11 बच्चे पास. अच्छा, बल्कि एक और इशू है कि 11 बच्चे पास और बाकी सब फेल. ठीक है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डाटा को देखें, हिस्टोरिकल डाटा मींस के आपके असाइनमेंट्स को काउंट करूं, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपका फाइनल पेपर चेक हो, फिर आपकी क्विजेस काउंट हो, ठीक है, और सारी एक्टिविटीज जो हम क्लास में परफॉर्म करेंगे उनका रेशो देखें, तो आप मतलब बच्चे पास हो सकते हैं. वरना अगर मैं इस वक्त रियल टाइम पे डिसीजन लूं कि रिगार्डिंग योर रिजल्ट, तो हो गया काम. ठीक है, तो सेम एज इट इज, जो डाटा वेयर हाउस होता है बेटा, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप सारा का सारा डाटा रखते रहते हैं, हिस्टोरिकल डाटा. उसमें आप रियल टाइम डाटा को नहीं रखते. रियल टाइम डाटा को रखने की वजह ये होती है बेटा कि समहाउ किसी भी कॉज की वजह से अगर कोई एंट्री नहीं आ सकी, ठीक है, तो आपने कोई डिसीजन ले लिया उस सिटी से रिलेटेड या उस कंट्री से रिलेटेड, तो इट विल नॉट फ्रूटफुल फॉर यू, बल्कि इट मेक्स अ ब्लंडर फॉर यू. ठीक है, तो हम बात करते हैं कि डाटा वेयर हाउस इज एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन सपोर्ट. ठीक है, अब इस आइडियल एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइम का डाटा हमारे पास मौजूद होता है. और जो कैरेक्टरिस्टिक है डाटा वेयर हाउस के, वो क्या क्या है? फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इंटरेक्टिव होना चाहिए. फ्लेक्सिबल मीन्स के मतलब जिस तरह आप नॉर्मली कहते हैं ना कि हार्ड कोडेड नहीं है चीजें, वैसी ना हो. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स के इफ समवन नॉट एबल टू सेंड देयर डाटा टुडे, मे बी इट विल सेंड इट टुमारो. तो आप उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि वो उसको भेज सकता है, लेकिन डेट्स वही होंगी जो हैं. लेकिन ऐसा नहीं हो कि अगर आज कंपनी जो है वो डाटा भेजेगी तो भेजेगी, वरना उसके बाद नहीं भेज सकती. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. और इंटरएक्टिव मीन्स के यू कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क, और इट विल बी इंटरएक्टिव फॉर द कस्टम, मतलब आपकी जो फर्म है उनके यूजर्स जो हैं उनके लिए होना चाहिए. और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, 100% यूजर ड्रिवन, कि यूजर नो हाउ टू यूज दैट डाटा. उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये जो डाटा मिला है उसकी उसको यूज कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उससे डिसीजन कैसे लेना है. जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वेरी रिस्पॉन्सिव, कंडक्टिव टू आस्क आंसर, आस्क अगेन पैटर्न. तो आपके पास क्या होना चाहिए बेटा कि ये जो आपका डाटा वेयर हाउस है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि इफ एनीबडी वांट्स टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ समथिंग, तो वो उसको फौरन आंसर करे. इफ एनीबडी वांट्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ
लेट्स सपोज यूनिलीवर लास्ट 5 years प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं हो कि वो कहे कि नहीं मैं अभी तो बता नहीं सकता, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा या इस तरह। तो आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो बहुत फास्ट होना चाहिए, और आपके पास ये कंडक्टिव एक्शंस मौजूद होने चाहिए कि इफ यूजर आस्क आंसर, ask again pattern, then you have able to answer all these questions, ठीक है। और क्या होना चाहिए बेटा, प्रोवाइड द एबिलिटी टू डिस्कवर आंसर्स टू कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस। जिस तरह बेटा हमने एडहॉक क्यूरीज की बात की थी, उसमें हमें जो है ना पता नहीं होता कि इस पे कौन सी क्यूरी लगनी है या ये काम किस तरह करेगा। तो आपने क्या करना होता है बेटा, डेटा वेयर हाउस को इस तरह डिजाइन करना होता है कि वो एबिलिटी प्रोवाइड करे कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं या कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं उनके अगेंस्ट में, और वो आपके अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को भी आंसर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस तरह का लेआउट या इस तरह का एनवायरनमेंट आपको डिजाइन करना होता है फॉर द डेटा वेयर हाउस। अच्छा, अब डेटा वेयर हाउस इज नॉट जस्ट मेड फ्रॉम a single organization or a single firm. Basically data warehouse is a blend of many technologies. किस तरह ब्लेंड है बेटा उसको हम देखते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग इज दैट इट टेक्स ऑल डाटा फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा डेटा वेयर हाउस क्या कर रहा होता है, वो डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम से डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और लाजमी नहीं होता कि सिर्फ इसके अंदर जो अगर मतलब कोई एक ही कंपनी है या एक ही ब्रांच का डाटा आ रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है ना बेटा। हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि आपके पास डाटा को यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लाना होता है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं, लेट सपोज इसको छोटी सी एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये एक कराची का डाटा वेयर हाउस है, ये एक इस्लामाबाद का डाटा वेयर हाउस है, और ये एक यूके का डाटा वेयर हाउस है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये लोग एसक्यूएल यूज कर रहे हो, ठीक है, फॉर क्यूरी, ये मोंगोडीबी यूज कर रहा हूँ या ये कोई और यूज कर रहा हूँ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। लेकिन जब बेटा इन सबका डाटा डाटा वेयर हाउस को भेजा जाएगा, यूनिलीवर का जो डाटा वेयर हाउस है वहां भेजा जाएगा, तो सबकी जो एंट्रीज होंगी वो अलग अलग होंगी। मीन्स के पाकिस्तान में मे भी हो सकता है आप यूज करते हो नेम टर्म फॉर एंट्री ऑफ कस्टमर नेम, लेकिन हो सकता है कि यूके वाले इस तरह ना करते हो। यूके वाले कहते हो कि हम फर्स्ट नेम, नॉर्मली जो उनका ट्रेडिशनल वे है, फर्स्ट नेम और देन लास्ट नेम से हम उसको ऐड करेंगे। तो आप क्या करते हो बेटा, आपके पास तो डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम से डाटा आ गया, अब वो जब उसको मैनेज करने की बारी आएगी तो वो कैसे मैनेज करना है, वो आपको आपके डेटा वेयर हाउस को पता होना चाहिए, ठीक है। टेक्स ऑल डाटा फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम्स, आपके पास डाटा आ गया ऑपरेशन, अब क्या करना है, इफ नेसेसरी ऐड रेलेवेंट डाटा फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो अब आपको उस इंडस्ट्री की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये डाटा बैंकिंग सेक्टर का है, या ये डाटा फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, या ये डाटा आपके किसी मल्टीनेशनल फर्म का है, ठीक है। देन क्या करना होता है बेटा, जब ये आपको पता चल जाता है, देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म ऑल डाटा एंड ब्रिंग इट टू अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट, देन यू हैव टू यूनिफाइड द फॉर्मेट ऑफ दैट डाटा। जिस तरह लास्ट कल हमने एग्जांपल देखी थी कि इफ यू हैव अ कॉलम इन विच यू हैव प्लेस्ड अ जेंडर, so there are two options that you may use male, female, MF01, okay, men, women. These are the formats which your files contain. But then you have, before sending it to data warehouse, you have to uniform it format. अगर आप उसका फॉर्मेट यूनिफॉर्म नहीं करोगे या यूनिफाइड नहीं करोगे तो इट विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो इसीलिए बेटा जो इसका थर्ड पार्ट है, दिस इज दैट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म ऑल द डाटा एंड ब्रिंग इट टू अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट। कि आपको फिर क्या करना है बेटा, उस सारे के सारे डाटा को एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट के अंदर या एक यूनिफाइड फॉर्मेट के अंदर लाना है। देन इंटीग्रेट ऑल डाटा एज अ सिंगल एंटिटी, और फिर उस डाटा को एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करना है। वरना क्या होना है, वरना किसी फाइल के अंदर वो जो मेल फीमेल है वो एक अलग एंटिटी ट्रीट हो रहा होगा, 01 अलग ट्रीट हो रहा होगा, मैन वुमेन अलग ट्रीट हो रहा होगा। तो देन व्हेन यू परफॉर्म द यूनिफाइड ऑपरेशन ऑन दैट फाइल, सो नाउ यू आर एबल टू इंटीग्रेट ऑल द डाटा एज अ सिंगल एंटिटी। तो तभी बेटा आप काबिल हो गए ना इसके कि भाई ये एक सिंगल एंटिटी है। वरना तो आपके पास किसी ने सिर्फ वही कॉलम देखा, उसमें 01 लिखा है, तो अब उसे थोड़ी पता है कि बेटा ये आपने 01 फॉर व्हाट पर्पसेस यू यूज 0 and 1, कि आपने जेंडर को 01 में डिस्क्रिमिनेट किया है, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं? इन चारों पॉइंट्स में कोई इशू, या ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे उनमें किसी को कोई इशू है तो बताओ बेटा मुझे। सर जो यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लाएंगे, जैसे सारे एसक्यूएल और मोंगोडीबी पे काम कर रहे हैं, जी जी तो सब सारे एसक्यूएल में ले आएंगे। बेटा, इट डिपेंड्स ऑन यू। देखें,
अभी जो हमने बात की ना, वो दोनों अलग अलग फॉर्मेट है। आप लोगों ने डेटाबेस में पढ़ा होगा ना कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। जो यस आपका सर। मोंगोडीबी है वो तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को नॉर्मली फॉलो करता है, ठीक है। जो आपका एसक्यूएल है और एमएस एक्सेस है या ओरेकल है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा को फॉलो कर रहे होते हैं। तो देयर आर जी टू सर। टाइप्स ऑफ डाटा फॉर्मेट यू हैव। तो वो जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की कहानी है, वो तो फिर बहुत दूर निकल जाएंगे हम इस बात से, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड में आपके पास जो डाटा है बेटा वो रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, जबकि जो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है, मे बी इन टेक्स्ट इन इमेजेस। तो इस तरह होता है वो डाटा। तो फिर आपने क्या करना है बेटा, पहले उसे यूनिफाइड करना है। आप अगर उसे नॉर्मली रॉज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसको आप पिवट टेबल की फॉर्म में लेके जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो इट्स अप टू यू। तो बेटा इट डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप किस फॉर्मेट में उसे यूज करना चाह रहे हो। आप अपनी नीड के मुताबिक, आप अपने डिजाइन के मुताबिक, अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक उसे डालते हो और फिर उसे यूज करते हो, ठीक है हमजा। यस सर। तो और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? ओके सर जी। सर ये जैसा कि सेकंड लाइन में कहा गया है कि इफ नेसेसरी ऐड रिलेवेंट डेटा फ्रॉम इंडस्ट्री, तो जी जी जो हमारी इंडस्ट्री मुताबिक डेटा होगा तो सिर्फ हम उसे गेन करेंगे। डेटा वेयर हाउस में डेटा तो अलग अलग आ रहा होगा ना हर जी जगह जी। से। लेकिन बेटा जो इंडस्ट्री होती है ना, उसके पैराडाइम तो एक होता है ना, मतलब जो उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन होगा या जो लेआउट होगा, जो या जिन फीचर्स पे वो लोग काम करते होंगे, वो तो सबके सिमिलर होंगे ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीन्स यू हैव नो बैक एंड नॉलेज, या समझ लो कि उसका मेडिकल टर्म की अगर बात करें, हमें बहुत सारे मेडिकल टर्म्स के बारे में नहीं पता होता ना, तो फिर आपको क्या करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। तो वो आप उस इंडस्ट्री से मांगे, वो मतलब उनकी नीड क्या है, वो आपको वो पूछ के काम करना है उनसे। और अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमें और डाटा भी नीड है, तो देन यू हैव टू ऐड दैट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो आप सारा काम करते ही बेटा इंडस्ट्री के बेसिस पे, और इंडस्ट्री के लिए ही कर रहे होते हैं ना इन एक्चुअल टर्म्स। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट? जी सर। सही है। देन हम कहते हैं कि जब हमने टर्म यूज की, इट इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी टेक्नोलॉजीज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि स्टोर डाटा इन अ फॉर्मेट सपोर्टिंग इजी एक्सेस फॉर डिसीजन सपोर्ट, दैट यू हैव टू सपोर्ट योर डाटा। वही बात आ गई बेटा दोबारा घूम के, कि आपकी जो फॉर्मेट सपोर्टिंग है वो इजी और एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्रिएट परफॉर्मेंस एनहेंस इंडेक्सेस। तो आपके पास जो परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस होगी, जब आपका डाटा एक ही फॉर्मेट पे होगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं किसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस होगी उन फॉर्म उस डाटा को देखते हुए, कि यू हैव टू सिंगुलराइज द फॉर्मेट ऑफ डाटा। देन फिर आप क्या करें, इंप्लीमेंट करें कुछ परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट जॉइंट्स के, मीन्स के ये चीज होनी चाहिए, इस चीज को नहीं होना चाहिए, ये चीज इतनी काम की नहीं है। तो इस तरह इन चीजों को जब हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो आपका डाटा वेयर हाउस होता है बेटा, उसके अंदर जो डाटा का फॉर्मेट होता है वो एक जैसा नहीं होता। मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि मतलब आपके पास सारा का सारा एक फाइल है, उसके अंदर सिर्फ मेल्स का डाटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर सिर्फ फीमेल्स का डाटा है, या सिर्फ वो मतलब जेंडर्स हैं जिनकी एज 18 है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। उसमें तो मल्टीपल फॉर्मेट्स मौजूद होते हैं और मल्टीपल वैरायटी ऑफ डाटा मौजूद होती है। तो उसको आपने क्या करना है बेटा, उसको मेंटेन करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो आपके सिस्टम के साथ जब वो ज्वाइन हो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ा सके। रन एंड एडहॉक क्यूरीज विद लो सेलेक्टिविटी। तो बेटा वही एडहॉक क्यूरीज मींस के यू हैव नो प्रीवियस नॉलेज रिगार्डिंग दैट व्हाट इज द क्यूरी इम्प्लीमेंट ऑफ दैट सिनेरियो। जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि इंटेलिजेंट अप्रोच जो थी, तो उसमें हमारे पास क्या था, हम देख रहे थे कि इंटेलिजेंट अप्रोच में जो है वो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज नहीं था कि मुझे क्यूरी क्या लिखनी है इसके लिए। तो हम उसके लिए जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और देन फिर उसको कोशिश करते हैं कि वो क्यूरीज जो है वो उस तरह इम्प्लीमेंट हो। तो आपने क्या करना है, रन एडहॉक क्यूरीज विद लो सेलेक्टिविटी। तो आपने चीजों को कैटेगराइज करके, चीजों को फॉर्मेट में रख के उसको जो है काम करें, ठीक है। तो ये जो चीज है, ठीक है, तो उन चीजों को जो है वो आप सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद अगर वो क्यूरी के केपेबल होते हैं तो देन उस पर कोई ना कोई क्यूरी लगेगी, और देन फिर आप वो जो है डिसीजन ड्रिवन सपोर्ट सिस्टम की तरफ भेजेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो उन पे आपकी एसक्यूएल की या कोई भी डेटाबेस की क्यूरी लगनी नहीं है। तो वो जो
आपने बिजनेस इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए फिर आपको जो है वो सिलेक्शन करनी होगी कि मुझे क्या क्यूरी किस तरह उस पर इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैं उस चीज को देख सकूं। अच्छा, जहां उन्होंने जो है बेटा आपको डेटा वेयर हाउस का जो है वो फ्लो समझाया है थोड़ा, कि आपके पास इनिशियली जो है वो डेटाबेसेस होते हैं। देखें अली बेटा कि आपके पास डेटा वेयर हाउस फुल कैटेगराइज्ड, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो कैटेगराइज्ड इन टर्म्स के आपके पास जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स नेम है वो हर जगह सेम नहीं है। आपके जियोग्राफिक डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस के अंदर डिफरेंट पैटर्न फॉलो होता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी बेटा कि नेम है, ठीक है, और फिर आप सिर्फ उसको एंटिटी को यूज करते हो कि मीन्स के नेम में सिर्फ कस्टमर नेम में पूरा नाम लिख दिया, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम इस तरह करके नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। तो वो कैटेगराइज तो हम उसको मतलब कोई एक स्केल तो बनाते नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपके लिए जो जो पॉइंट्स हैं नॉट श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो यूएसए वालों ने जो पेज बनाया होगा वो भी बिल्कुल वैसा होगा जैसा पाकिस्तान में चल रहा है, तो इट नॉट नेसेसरी। तो जब वो डाटा है तो फिर आपने उस पर काम करके उसको जो है वो केपेबल बनाना है कि वो एक जैसा दिख रहा हो यूनिफाइड फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, तो आपके पास जो डाटा है बेटा, जिस तरह ये जहाँ इस वक्त रेड स्पॉटलाइट है वो आपको एक्सप्लेन कर रही है कि योर डाटा विल केम फ्रॉम योर बेसिक बिजनेस प्रोसेसेस विच आर योर ऑपरेशनल सिस्टम। वो डाटा जो है बेटा आपके पास आता है, देन फिर वो जाता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में जब वो आता है बेटा, तो वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, इन सब टर्म्स को हम पढ़ेंगे बेटा। फिर डाटा जो है ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो ETL प्रोसेसिंग होती है नॉर्मली आपकी, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोड, वो करने के बाद फिर हम अपने डाटा को भेजते हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर। फिर डाटा वेयर हाउस के अंदर जो बिजनेस डायमेंशंस हैं या जो की मेजरमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं, और फिर हम जो है बेटा उस डाटा को किसी एग्जीक्यूटिव या मैनेजर या एनालिस्ट के पास भेजते हैं, ठीक है। इसकी अगर मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं, तो आपकी एक फर्म है, ठीक है, उस फर्म बिजनेस फर्म की बात हो रही है, तो उसके पास सेल्स का डाटा भी है, उसके पास प्रमोशन का डाटा भी है, उसके पास मार्केटिंग का डाटा भी है, सारा कुछ है, ठीक है। आप वो डाटा फॉरवर्ड करते हो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में, वो डाटा फिर एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, एग्रीगेशन, जो जो फीचर्स हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के वो उस पर अप्लाई होते हैं। देन फिर वो डाटा वेयर हाउस के पास जाता है। डाटा वेयर हाउस का काम क्या होता है कि डाटा वेयर हाउस का काम क्या होता है कि वो उन सबको सेग्रीगेट कर दे इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। मींस के मार्केटिंग का डाटा मार्केटिंग वालों के पास जाना चाहिए, सही है, एनालिसिस का डाटा एनालिसिस वालों के पास जाना चाहिए, अकाउंट्स का डाटा अकाउंट्स वालों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये जो आपका डाटा वेयर हाउस होता है वो सारी चीजें रिड्यूस करके जो पर्टिकुलर टास्क होता है वो सेंड करता है टुवर्ड्स पर्टिकुलर एंटिटीज, ताकि वो उस चीज पे काम करें। मींस के मार्केटिंग का डाटा अकाउंट्स वाले के लिए तो काम का नहीं है ना, वो उसको दे के क्या करना है हमने, ना ही वो उसका कुछ कर सकता है। तो आप क्या करें, मार्केटिंग का डाटा मार्केटिंग वालों को दें ताकि वो उस डाटा को डिग आउट करके और चीजें फाइंड आउट कर सकें कि हाउ वी कैन सेल अवर इंक्रीज अवर सेल्स, और व्हाट आर द स्टेप्स वी टुक फॉर इंक्रीज अवर सेल्स, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स विच चेंजेस और इंक्रीज अवर सेल्स। तो वो जो सारी चीजें हैं ना बेटा, वो एक्सपर्ट आपको एनालिस्ट जो है ना वो आपको आइडेंटिफाई करके दे सकता है। अब आप के लिए क्या हुआ कि आपने उसको सिर्फ उसका डिजायर्ड डाटा दिया और वो उस पर डिसीजन लेने जा रहा है कि मुझे क्या डिसीजंस लेने। बेसिकली हम यही तो काम कर रहे हैं डाटा वेयर हाउस में, कि हम हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए प्रिडिक्शंस करते हैं फॉर फ्यूचर्स, या डिसीजंस लेते हैं फॉर फ्यूचर, फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ आवर बिजनेस। तो वो सारे पैरामीटर्स जो है वो देखेंगे जिनके पास वो डाटा जा रहा है। अब ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजीज में देखिए, ये एक उन्होंने एग्जांपल दिखाई है कि डाटा मॉडलिंग है। जी बेटा कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, देन ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजीज में देखें ये दो डिफरेंट उन्होंने दिखाए हैं कि आपके पास डाटा मॉडलिंग भी है, डाटा मैनेजमेंट भी है, मेटा डाटा मैनेजमेंट भी है, आपके डाटा की क्वालिटी भी है, डाटा की एक्विजिशन भी है, फिर उस पर एनालिसिस भी परफॉर्म हो रहा है, एप्लीकेशंस भी हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी होंगे, कुछ डेवलपमेंट। तो ये सारे मिलके आपको ये जो साइकिल बनी है ऊपर, ये जो लाइफ साइकिल है डाटा वेयर हाउस की या जो फ्लो की, वो आपको बता रहा होता है, ठीक है। इसको मजीद डेप्थ में हम आगे देखते हैं।
कि आपके पास ऑपरेशनल वर्सेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मली ऑपरेशनल सिस्टम्स क्या है कि यूजर की इंफॉर्मेशन आती है आपको, फिर आप उस रिक्वेस्ट करते हो टुवर्ड्स आईटी, फिर आईटी वाला जो है वो उसके बैकलॉग मेंटेन करता है, फिर उससे रिलेटेड कोई क्यूरीज होंगी या जो एडहॉक क्यूरीज होंगी वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, देन फिर वो रिपोर्ट जो है वो आईटी वाला सेंड करता है ठीक है, यूजर होप्स टू फाइंड द राइट आंसर, फिर यही साइकिल जो है बेटा वो चलता रहता है। ठीक है, द फेमिलियर मेरी गो ग्राउंड 4 to 6, नॉर्मली ये जो उन्होंने आपको लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन बताया है वो आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए बताया है। ठीक है, कि नॉर्मली ऑपरेशनल में होगा तो क्या होगा कि यूजर की नीड ली और उसके अगेंस्ट में कोई क्यूरी की और आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन जब हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो यू हैव टू डिग आउट कि वो एडहॉक क्यूरीज क्या होंगी। ठीक है, उन एडहॉक क्यूरीज को पहचानना है, फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी है, फिर ट्राई करना है कि व्हाट आर द राइट आंसर फॉर दैट क्यूरी। नॉर्मली तो आपका जो ऑपरेशनल सिस्टम होता है उसमें तो ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता है, लेकिन जब आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आते हैं तो ये वाला जो पोजीशन है ना जहाँ इस वक्त रेड स्पॉट है और ये 3 जो फेजेस है ये आपके उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द डिसीजन वी टुक। ठीक है बेटा, ये देखें अब वो जो डिफरेंट है वो आपको अब समझ में आएगा कि जो डायग्राम में थी वो क्या थी। जो आपका डेटा वेयर हाउस है वो डो नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल। तो नॉर्मली जो आपकी डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं वो उनको फॉलो नहीं करता। कैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उसे प्रोग्राम करते हो, डेटाबेस से गेट करते हो और देन रिपोर्ट करते हो। नॉर्मली अभी आप लोग बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो ना, तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ोगे और बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे मैं आप। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका जो फ्लो होता है ना कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो किस तरह मतलब उसका लाइफ स्पैन क्या होता है या जो उसकी लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, वो इस तरह होती है कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो बेटा रिगार्डिंग योर सॉफ्टवेयर, और देन फिर जो है आप एनालिसिस करते हो उस इंफॉर्मेशन का, फिर डिजाइन शुरू होता है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करते हो मतलब डेवलप करना शुरू करते हो, देन फिर टेस्टिंग करते हो, देन इंटीग्रेट करते हो उसको। तो ये नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो ये है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं ना बेटा और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं इन एन एनवायरनमेंट, तो वो ये फेसेस होते हैं जब वो डिजाइन हो रहा होता है। तो नॉर्मली जो आपका क्लासिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो ये होता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि डेटा वेयर हाउस इसे फॉलो नहीं करता। डेटा वेयर हाउस किसे फॉलो करता है, आप इसको अगर फ्लो को भी देखो बेटा कि ये सिस्टम है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद आपने उसको एनालिसिस के लिए भेजा, डिजाइन के लिए भेजा, फिर उसकी प्रोग्रामिंग होना शुरू हुई, फिर उसकी टेस्टिंग की गई, फिर उसकी इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट हुई। लेकिन इंटीग्रेशन बेटा इंटीग्रेट करना, ज्वाइन करना बेटा, उनको जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको उसको उसका एक दूसरे से रब्त पैदा करना कि जो लास्ट में आपको मिला है चीजें इन सबको ज्वाइन किया आपने, उससे क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आप इस डायग्राम को देखें, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और इस डायग्राम को देखें तो दोनों अलग अलग नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका डेटा वेयर हाउस है वो ट्रेडिशनल मॉडल फॉलो नहीं करता, बल्कि डेटा वेयर हाउस का जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो CLDS होता है। मतलब जो आपका SDLC है ना उसको उल्टा कर दो, CLDS, ये इस तरह काम करता है आपका जो डेटा वेयर हाउस का होता है। तो डेटा वेयर हाउस में जिस तरह भी हमने ऊपर देखा कि आपके पास जो पर्टिकुलर पॉइंट्स आएंगे उनको फिर आप प्रोग्राम करोगे, फिर उनके पास उससे जो रिक्वायरमेंट आपने गेट करनी है वो करोगे। इसके जो फेसेस होते हैं बेटा डाटा वेयर हाउस के इम्प्लीमेंटेशन के, वो क्या होता है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ वेयर हाउस। आप वेयर हाउस बनाते हैं, वहां पे डाटा इंटीग्रेट करते हैं, जबकि आप ऊपर देखें तो सबसे लास्ट में पॉइंट था इंटीग्रेशन का। फिर आप उस डाटा को टेस्ट करते हो, टेस्ट फॉर बायसनेस। बायसनेस मीन्स कि आपने जो डाटा लिया है, ठीक है, क्या उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक रीजन का जो डाटा है उसकी 60,000 रोज है और एक रीजन का जो डाटा है वो 100 रोज है, तो क्या आप उसके लिए फिर कोई डिसीजन ले सकते हो सही? या इसको और आसान करूं तो ऐसे तो नहीं है कि क्या एक सीजनल का डाटा बहुत ज्यादा है और एक सीजन का डाटा बहुत कम है, तो जब आप उस पर डिसीजन लेने जाओगे तो इट ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो हमने उस बायसनेस को खत्म करना है। ठीक है, कि डाटा में कहीं बायसनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर बेटा डाटा के अंदर बायसनेस होगी ना तो वो जो रिजल्ट्स होंगे वो उस बायसनेस की तरफ ज्यादा जाएंगे। पॉइंट गेट कर रहे हो क्या समझा रहा हूँ मैं?
कि क्यों हम बायसनेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। ये पॉइंट समझ में आया है आपको? ये टेस्ट फॉर बायसनेस मींस, रिपीट कर देंगे। देखिए बेटा, बायसनेस का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताएं। सर अपनी राय का किसी की तरफ झुकाव हाँ, करते ना, मतलब कुछ कुछ मतलब किसी की साइड ज्यादा लेना ना, वो बायसनेस होता है। ठीक है, नॉर्मली हम क्लास में जब बात कर रहे होते हैं तो मैं कह देता हूँ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले बच्चे, मतलब उनसे मेरी सी वाले ये समझते होंगे सर बायस होता है टुवर्ड्स दीज टू बोथ सेक्शंस, जबकि ऐसा तो नहीं है ना, या ऐसा है? नो सर, नहीं। मैंने इसीलिए ग्रुप भी एक ही बनाया। मैंने कहा कहीं ए और बी और सी वालों को ये भी ना रहे कि यार सर ए वालों से ज्यादा बात कर रहे हैं, बी वालों से कम, और सी वालों से तो कर ही नहीं रहे। जब मैसेज आता है सबको एक ही साथ आता है, जब क्लास लेते हैं सब एक ही साथ ले रहे होते हैं, तो वो बायसनेस का फैक्टर तो वैसे तो। लेकिन जब बेटा बायसनेस का इशू है ना, वो बायसनेस का प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू होता है इन रियल लाइफ भी, और इन डेटाबेसेस भी, और इन डेटा वेयर हाउसेस भी। डेटाबेसेस में तो खैर होता ही नहीं है, डेटा वेयर हाउसेस के अंदर रियल लाइफ में कैसे होता है देखें। वसी है क्लास में, है ना वसी, जो वसी का दोस्त है सबसे अच्छा, वसी हमेशा उसकी साइड लेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वसी कहेगा नहीं दिस पर्सन इज राइट और दिस पर्सन इज रॉन्ग। जो वसी की कोशिश होगी वो नॉर्मली ये होगी यार अपने दोस्त को बचा लूं, या पेपर में भी हेल्प करेगा। अगर अपने पेपर में भी हेल्प कर रहा होगा वसी, तो क्या करेगा, अपने दोस्तों को ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर सेक्शन ए और बी में से कोई पूछ रहा है जो उसका दोस्त नहीं है, तो कोशिश करेगा यार नहीं बताते इसको। ऐसे ही है ना वसी, जो रियल लाइफ यस सर। एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि आपकी बायसनेस टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स है, ठीक है, टुवर्ड्स योर सेक्शन है। ऐसे ही होता है ना हमेशा से। सेम एज इट इज, जब डेटा वेयर हाउस के अंदर डाटा आता है ना, तो डाटा वेयर हाउस के अंदर जब डाटा आता है तो नॉर्मली वी आर ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स के हिस्टोरिकल डाटा होता है, 10 से 12 साल का डाटा होता है, ये बातें बार बार कर रहे हैं ना। तो वो इसी वजह से कर रहे हैं बेटा कि आपके पास जो डाटा गैदर होके आया है ना, अगर हम पर्टिकुलरली दो सीजन है, लेट सपोज समर और विंटर, आपके पास विंटर का डाटा जो है ना वो ज्यादा है और समर का कम है, तो व्हाट आर द डिसीजन टेकिंग बाय योर सिस्टम नाउ? वो कौन से डिसीजन ज्यादा ले रहा होगा, जो किसको प्रेफर कर रहे होंगे? जिसकी एंट्रीज ज्यादा है ना, उसकी बायसनेस उस तरफ बढ़ जाएगी। तो हमें उस टेस्ट फॉर बायसनेस करना होता है ताकि उस बायसनेस को उस डाटा में से खत्म किया जाए। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ अब? ये अब भी एम्बिगिटी है तो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। नो सर खत्म कैसे करेंगे? यस। गुड। और कोई? ये तो आगे क्वेश्चन हो गया ना वैसे के खत्म कैसे करते हैं। इस पॉइंट से रिलेटेड अभी तक किसी को बायसनेस से रिलेटेड कोई इशू या ना क्लियर हुआ वो पॉइंट? क्लियर है सर। सही। देखिए बेटा, इसको खत्म कैसे करते हैं, इसको खत्म कैसे करते हैं, कौन बताएगा? बायसनेस को कैसे खत्म किया जा सकता है? सर जैसे अभी मुझे जो आपने समझ आ रहा है उसमें यही होगा कि सेक्शन हम कर देंगे। डिफरेंस ही कर लें, लाइक समर का समर के हिसाब से हम करें और विंटर का विंटर के हिसाब गुड। से, मिक्स ना करें। हाँ, मिक्स ना करें, तो ये हो गया कि व्हेन यू आर अप्लाइंग टू एनी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी ऑन योर डाटा, तो उसको जब आप टेस्ट करने जाए ना, तो ये हो कि समर का डाटा समर के साथ ही रिलेट हो रहा हो और विंटर का डाटा विंटर के साथ ही रिलेट हो रहा हो। ठीक है, इसी तरह किसी जियोग्राफिकल रीजन का डाटा किसी और जियोग्राफिकल रीजन के डाटा से मैच ना करने जा रहे हो, आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करते हैं अपने लिए। तो फिर आप क्या करते हो बेटा, वो जो टेस्ट हो जाता है बायस टेस्ट का, फिर आप प्रोग्राम करते हो उस डाटा के अगेंस्ट में, फिर देन आप डिसीजन सिस्टम डिजाइन करते हो उसके लिए, और फिर उसका एनालाइज होता है और फिर उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। इस तरह हमारा जो डाटा वेयर हाउस है उसकी साइकिल इस तरह चलती है। क्लियर है पॉइंट? इन पॉइंट्स को आगे हम मजीद यस सर। डिस्कस करेंगे। अब हाउ इट्स डिफरेंट, मतलब कि अभी तो हमने देखा ना कि उसकी डेवलपमेंट साइकिल्स को देख लिया दोनों की, और हमने कहा कि डिफरेंट है। लेकिन अब हम अगर कंपेयर करने जा रहे हैं तो किस तरह हम उसको कंपेयर करेंगे, हाउ इज इट डिफरेंट? तो कंबाइन ऑपरेशनल एंड हिस्टोरिकल डाटा। देखें बेटा, जो आपका रियल टाइम सिस्टम्स होता है ना, जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हैं या जो भी हैं, तो वो नॉर्मली फोकस टूवर्ड्स आपके रियल टाइम पे होते हैं। जबकि जो डाटा वेयर हाउस है बेटा, उसके अंदर आपके ऑपरेशनल और हिस्टोरिकल डाटा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डोंट डू डाटा एंट्री इनटू डाटा वेयर हाउस। आपके डाटा वेयर हाउस के अंदर कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। जबकि जो आपके ईआरपीज हैं
या आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम्स होते हैं उनमें एंट्रीज होती हैं, ठीक है। OLTP सिस्टम डोंट कीप हिस्ट्री, जो आपके ट्रांजैक्शन सिस्टम्स होते हैं वो कभी हिस्ट्री नहीं रखते इतनी ज्यादा। कांट गेट बैलेंस स्टेटमेंट मोर देन 1 ईयर। आप अगर बैंक से जाए ना, जाके बोले मुझे जो है वो मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट देना, अच्छा ये डिफरेंट करता है, वेरी टू वेरी फ्रॉम फर्म्स भी होता है।